हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस का जो विद्या वाला क्वेश्चन बैंक है उसका जो मॉडल पेपर दूसरा है, आज की इस वीडियो में फिजिक्स का जो पार्ट है सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम पूरा आपको सोल्यूशन देने वाले हैं और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका फ्यूचर बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो सके। तो देख सकते हैं आज की मॉडल पर जो दूसरा भाग है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले आपको जो टाइम मिलेगा सेम बोर्ड एग्जाम में इतना ही टाइम मिलेगा जो मॉडल पेपर बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं जो समय है आपका 3 घंटे 15 मिनट का ही रहेगा और जो निर्देश दिया गया है आप इसको अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी पढ़ सकते हैं। और ये जो फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ये 5 निर्देश इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको जानकारी मिल सके किस सेक्शन से किस खंड से कितने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पहले नंबर जो खंड अ है यानी कि भौतिक विज्ञान, इससे स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा जितना भी क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान का सारा क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो भौतिक विज्ञान का खंड अ, तो इसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें लिखा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। और इसमें ऑप्शन दिया है। ठीक है, एक नंबर -20 सेंटीमीटर, 2 -10 सेंटीमीटर और तीसरा है +40 सेंटीमीटर और चौथा है 10 सेंटीमीटर प्लस में। ठीक है, तो देखिए एक अवतल दर्पण, ध्यान रखना है कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, और जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर की वैल्यू दे रखा है इसमें 20 सेंटीमीटर और पूछा है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो यही निकालना है। तो अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है कैपिटल आर इजकल टू 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए कैपिटल आर दिया यानी कि वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण का कितना है जी, तो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और पूछा है कि इसकी मतलब कि फोकस दूरी क्या होगी यानी कि एफ की वैल्यू हमें मतलब कि निकालना है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या होता है, एफ इजकल टू होता है r/2 यानी कि जो है मतलब कि फोकस दूरी जो होता है r/2 के इक्वल होता है यानी कि बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे अब मान को रखेंगे और यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। r की वैल्यू 20 है तो यहाँ पर 20 ले लेते हैं और बटे में 2 तो यानी कि 10 बार में कट जाएगा यानी कि 10 हो जाएगा, ये प्लस में होगा। ठीक है, +10 सेंटीमीटर और जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कितना नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि 4 नंबर +10 सेंटीमीटर यही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का ख नंबर लिखा है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। देखिए अस्पष्ट दृष्टि की कौन सी दूरी पूछा है, न्यूनतम दूरी, मतलब कि किसी स्वच्छ मनुष्य के नेत्र की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है कितनी होती है, तो पहला नंबर जो लिखा है 25 सेंटीमीटर यही करेक्ट है। ठीक है ना, तो अगर कोई पूछेगा कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब स्वच्छ नेत्र में तो 25 सेंटीमीटर, और कोई पूछ देगा कि अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है तो अनंत बताएंगे। अधिकतम पूछेगा तो अनंत बता देना है और न्यूनतम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर बताना है। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन ख नंबर इसका राइट आंसर 1 नंबर यानी कि 25 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तीसरा नंबर ग नंबर लिखा है इसमें, आप देख सकते हैं कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन से समान होता है। देखिए ध्यान से, प्रतिरोधों के जो रेजिस्टेंस होते हैं उसके समांतर संयोजन से समान होता है। क्या समान होता है ये बताना है। पहला धारा होता है कि विभवांतर होता है कि आवेश होता है कि नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रतिरोधों के समांतर संयोजन से जो समान होता है क्या होता है, तो वो होता है विभवांतर। देखिए कैसे, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जो होता है प्रत्येक अलग अलग प्रतिरोधों में से प्रत्येक छोटा होता है। ठीक है, इसलिए जो हमारा होगा विभवांतर समान हो जाएगा। ठीक है, इस ग नंबर का ऑप्शन कौन सा सही है, यानी कि सेकंड नंबर विभवांतर समान होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं घ नंबर क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्टिव वाला 4 है। ठीक है, घ नंबर लिखा है इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो ये जो तीसरा चैप्टर आप पढ़े होंगे तो इसके बाद वाला मतलब फिजिक्स का, उसमें है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए एस आई में यानी कि एस आई मतलब कि
उसमें उसका मात्रक देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वेबर। ऐसे में तो हम इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर भी होता है, और एक टेस्ला भी बोल सकते हैं, और तीसरा जो है वेबर भी होता है। तो जो ऑप्शन में दिया होगा वही आपको लगाना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तो इसमें ऑप्शन वेबर दिख रहा है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 ऑब्जेक्टिव था, चारों ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब चलते हैं हम अब सेकंड मतलब दूसरा का क्वेश्चन से देखेंगे। इसमें लिखा है दूसरा का क नंबर कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। ये 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। क्या पूछा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। देखिए अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है ना उसका परिभाषा बताना है। तो देखिए अवतल दर्पण का मुख्य जो फोकस होता है उसका हम थ्योरी यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, यहाँ पे हेडिंग हम लिखे हैं इसको आपको समझाने के लिए, और इसका डायग्राम भी बनाए हैं। ठीक है, समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण के मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पर समानांतर लिखे हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, क्या किसके बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसरित होती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसरित होती है, यानी कि यहाँ पर मिल रही है ना, इसी बिंदु को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए मैं फिगर के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, यहाँ पर बस ध्यान दीजिए जहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक अवतल दर्पण हो गया और इसको मैं पीछे से कलई कर दिया हूँ। ठीक है, कलई करने के बाद मैं एक मुख्य अक्ष बीच में से खींचा हूँ, देख रहे हैं ना, ये एक मुख्य अक्ष खींचा हूँ। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गई। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए मुख्य अक्ष के जितनी भी समांतर किरणें आ रही है प्रकाश की, ऊपर से और नीचे से जा रही है ना, तो दर्पण में टकराने के बाद जितने भी दर्पण में टकरा रही है इसका परावर्तन हो रहा है। परावर्तन होने के बाद सारी किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर इकट्ठा हो रही है, यानी कि मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है ना, यही जो बिंदु है मुख्य अक्ष का, मतलब कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है। ठीक है, अवतल दर्पण का क्या है, मुख्य फोकस। जितनी भी सारी किरणें परावर्तन के बाद जहां पे मिली है वही हो जाएगा अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, और इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए कैपिटल एफ यानी कि मुख्य फोकस से लेकर और जो यहाँ पर पोल है ध्रुव और एफ के बीच की जो दूरी होगी फोकस दूरी, जिसे फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, और यही तो है बस मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो इसका थ्योरी मैं बता दिया हूँ, और अगर इसका मॉडल पेपर का पीडीएफ फ्री में चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लास्ट में दे दूंगा, तो अंत तक बने रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दूसरा का क खत्म हो गया। अब ख नंबर देख रहे हैं, ख नंबर क्या लिखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है दूसरा का ख नंबर क्वेश्चन कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। इसका कारण भी बताना है। तो ध्यान दीजिए कि वायु में गमन करती, जो वायु है सबसे पहले माध्यम यानी कि सघन माध्यम। ठीक है, प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश कर रही है। जल कौन सा माध्यम होगा, तो विरल माध्यम। ठीक है, और पूछा है कि क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा दूर हटेगी, बताइए क्यों। तो यही पूछा है। ठीक है, तो चलिए इसका मैं सोल्यूशन बता देता हूं आपको। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको फिगर बनाया हूं और समझाने के लिए। तो सबसे पहला जो मैंने ऊपर माध्यम लिया है, देखिए चारों तरफ से जो माध्यम लिया हूं, सबसे फर्स्ट नंबर ये वायु हो गया। ये वाला जो माध्यम है सबसे ऊपर वाला, ये क्या है, वायु, यानी कि वायु को हम बोल सकते हैं विरल माध्यम। और विरल माध्यम थ्योरी मैं बता चुका हूं। विरल माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से गमन कर सके, उस माध्यम को क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। और जो इसके अंदर वाला है माध्यम, ये है जल, और जल जो है हमारा सघन माध्यम। ठीक है ना। तो अब देखिए पूछा है इसमें क्वेश्चन में, कहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। देखिए ये जल हो गया और ये वायु से होकर प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से आ रही है और इस जल में प्रवेश कर रही है।
जो जैसे ही इसमें प्रवेश करेगी तो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल डाला है, यानी कि अभिलंब बनाया है, ठीक है। और अभिलंब से हम जांच कर लेंगे कि इसका एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे ही वायु से जल में गमन कर रही है तो ये अभिलंब से मतलब कि क्या हो रही है, मतलब अभिलंब की तरफ झुक रही है, ठीक है। जब कोई भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, यानी कि मुड़ जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका विरल माध्यम और ये हो गया आपका सघन माध्यम, ठीक है। तो ये जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। कारण क्या है इसका, तो देखिए यहाँ से इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन जैसे ही विरल माध्यम में यानी कि जल में प्रवेश की तो ये अभिलंब की तरफ झुक गई, ठीक है ना। अब इसका फिगर मैंने बना दिया यहाँ पे, ये हो जाएगा आपतन कोण और यहाँ पे जो दिख रहा है अपवर्तन, अपवर्तित मतलब किरण बोलते हैं इसी को, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। ये हो जाएगा आई इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टिव रे, ठीक है। आई आपतन कोण, आर जो है रिफ्लेक्टिव यानी कि अपवर्तन कोण, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे बना देना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें लिखा है दूसरा का ग नंबर। दूसरा का ग नंबर देख सकते हैं क्या लिखा है इसमें, लिखा है इसमें कि 6 वोल्ट की यानी कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। ध्यान से देखिए, 6 वोल्ट की बैटरी, एक बैटरी है कितने वोल्ट की, तो 6 वोल्ट की है, और कह रहा है कि गुजरने वाले हर एक कूलाम, उसमें से जितने भी कूलाम मतलब हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, यही ना पूछा है। तो हमें मालूम है कि 6 वोल्ट की बैटरी है और 6 वोल्ट की बैटरी से हर एक कूलाम कितने आवेश मतलब ऊर्जा देता है, यही कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम जानते हैं, वी नो दैट, यहाँ पर समझिए, वी नो दैट हम जानते हैं कि W इक्वल टू होता है फॉर्मूला, W इक्वल टू वी इंटू क्यू, वी इंटू क्यू होता है, आप पढ़े होंगे। W इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू क्यू, और W जो है हमारा, W इक्वल टू हमारा वोल्ट कितना दिया है, यानी कि विभवांतर 6 वोल्ट दिया है, और हर एक कूलाम का है ना, तो एक कूलाम यानी कि क्यू जो हमारा चार्ज होगा आवेश वो कितना होगा, एक, तो W इक्वल टू क्यू इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि 6 जूल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 जूल। तो इसका हो गया दूसरा का ग नंबर। अब चलते हैं आगे, तीसरा नंबर से क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन इसमें लिखा है, ये दूसरा का देखिए क ख ग 3 मिलकर यानी कि 6 नंबर का आएगा, 2-2 नंबर का, ठीक है। अब आगे लिखा है 3 नंबर का क कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ठीक है। कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कि जो दर्पण है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। पहले नंबर आपको इस पर ध्यान देना है कि दर्पण कौन सा है, उत्तल की अवतल है, तो उत्तल दर्पण है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो देखिए उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है पॉजिटिव होती है, यानी कि फोकस दूरी जो होती है हमारी क्या होती है उत्तल दर्पण में, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है कि कोई बिंब, यानी कोई फिजिकल भाषा में बोलते हैं, किसी भी बिंब को वस्तु बोलते हैं, ठीक है। कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी कि यू का वैल्यू दिया है इसमें 10 सेंटीमीटर, तो यू की वैल्यू जो होगी निगेटिव होगी, और प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि भी निकालना है इसमें, और प्रकृति बताना है इसका, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा दिया है इसमें एफ की वैल्यू दिया है, उत्तल दर्पण में एफ की वैल्यू प्लस कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा जो दिया था वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करते हैं, और यू इक्वल टू दिया है -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, यानी कि v की वैल्यू ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, और लास्ट में इसमें प्रकृति भी पूछा है, ठीक है ना, प्रकृति बताना इसका नेचर। अब देखिए यहाँ से इसके लिए फॉर्मूला होता है, दर्पण के लिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए तो दर्पण के लिए फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u होता है, ठीक है। इसी सूत्र से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 1/f का वैल्यू कितना दिया है, तो 1/f का वैल्यू 15 दिया है, और इक्वल टू 1/v हमें ज्ञात करना है, और प्लस 1/u, u की वैल्यू कितना है, तो -10 ब्रैकेट में कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, चलिए तो 1/v इसको लिख लेते हैं पहले, 1/v
और ये जो है प्लस में माइनस से अगर गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v जैसे वैसे कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये 1/15 1/15 और ये प्लस माइनस जब गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो इस साइड लाएंगे तो ये भी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक। 1/10। अब 1/v की वैल्यू निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 और 10 का एलसीएम 30, 15 दूनी के 30 यानी कि 2 और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/30, ठीक है ना। अब देखिए v की वैल्यू निकालना है तो v इक्वल टू हो जाएगा, त्रिया गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 30 ऊपर जाएगा और 5 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। 5 के 30 यानी कि v जो हमारा है कितना आ गया, v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा। और लिख देंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितने सेंटीमीटर पर, 6 सेंटीमीटर पर बनेगा, ठीक है, प्राप्त होगा। और ये जो हमारा दर्पण होगा अभिसारी होगा, अभिसारी का मतलब समझ में आ रहा है, उत्तल। और यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा उत्तल दर्पण में, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा है इसमें तीसरा का, देखिए क में अथवा भी दिया है। आपको अगर ये वाला नहीं आएगा तो ये भी कर सकते हैं। देखिए लिखा है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए, ठीक है। तो इसको अगर करना चाहेंगे तो ये भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं। तो इसको मैं बता दिया हूँ, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। इस दोष, देखिए इस दोष में व्यक्ति की दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे। और यह क्यों होता है इसका कारण भी बताना था और इस दोष का निवारण भी बताना था, ठीक है, और इसका फिगर बनाना था। तो आप बनाइएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैं वीडियो इंपॉर्टेंट लाता रहूंगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा का ख लिखा है कि 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलन कीजिए, ठीक है। तो देखिए 1 घंटे में यहाँ पर टाइम दिया है 50 वोल्ट विभवांतर और 96,000 कूलाम है, ठीक है, आवेश है, ठीक है। तो स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा यानी कि हीटिंग मतलब ऊष्मा बताना है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, यहाँ पे देखिए गुप्त ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारा उसमें वैल्यू दिया है वही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू वी होता है, जानते हैं ना। या इसी को हम लिख सकते हैं H, क्या कौन सा ऊष्मा पूछा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि उत्पन्न ऊष्मा पूछा है, ठीक है। यहाँ पर H इक्वल टू भी हो जाएगा Q इंटू वी, समझ में आ रहा है। या इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जानते हैं हम कि H इक्वल टू जो हमारा दिया है, H इक्वल टू 96,000, 96,000 कितने जीरो है इस पर, 3 जीरो है, ठीक है, कूलाम, 96,000 कूलाम, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो हम लिख लेते हैं कि H इक्वल टू इतना, Q का वैल्यू हो गया और V की वैल्यू हमारा कितना दिया है जी, तो V की वैल्यू इसमें दिया है 50 वोल्ट, ठीक है। तो 50 वोल्ट इसको जूल में लिख ले रहे हैं। अब H इक्वल टू हो जाएगा 48 पर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 पर 4 जीरो ऐसे कर लेंगे, जूल में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम लिख लेंगे H इक्वल टू 4.8 और गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, तो 6, 4 2 6, ठीक है। यहाँ पर डबल जीरो और बढ़ेगा, 6 जूल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। यहाँ पे 5 इसमें जीरो और यहाँ पे एक स्थान इधर आया तो 6 10 के पावर हो गया, ठीक है। H इक्वल टू 4.8, अब इसको चेंज कर दे रहे हैं 1000 से डिवाइड करेंगे, क्यों, किलो जूल में बदलने के लिए। तो ये 3 पावर घट जाएगा, 10 की पावर हो जाएगा 3 किलो जूल, केजी जूल, ठीक है।
और यही आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा का ख का अथवा लिखा है वैद्युत मोटर व वैद्युत जनित्र के बीच अंतर। तो इसका स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं मानव नेत्र का चित्र बनाकर विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। इसके लिए मैं एक खास वीडियो बनाऊंगा, जो कि 7 नंबर का केवल ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, कि मानव नेत्र का एक पहले चित्र बनाना है बढ़िया से, और जितने भी उसमें भाग हैं सभी भागों का नाम लिख देना है, बस वही करना है, आपका 7 नंबर मिल जाएगा। या अथवा में दिया है ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का वर्ण परिपथ आरेख खींचिए। तो इन सारे क्वेश्चन का मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद केमिस्ट्री का सोल्यूशन कराऊंगा। अधिक से अधिक जितना भी इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं सारा मॉडल पेपर 2020 का करा दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।